गुड इवनिंग। आज का क्लास जैसा मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका था, वर्ड्स का यूज़ अकाउंट्स में अकाउंटिंग पर्पस से किया जाता है और उन वर्ड्स का क्या महत्व है, क्या उनकी डेफिनेशन है। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को यदि हम सरल भाषा में कहना चाहें तो कोई एक एक्टिविटी जब हम प्रारंभ करते हैं, उदाहरण के रूप में यदि हमने आप मंदिर क्यों जाते हैं, गतिविधि, कोई मिथिक, कोई रीति जो व्यक्ति द्वारा बनाई गई है, वो जैसे जैसे समय निकलता जाता है वो एक अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट से निकलकर आगे चलकर वह नियम का रूप ले लेती है। और जब कोई गतिविधि अवधारणा होते हुए नियम का रूप ले लेती है तो उसका उपयोग यूनिफॉर्मिटी और कंपैरेटिबिलिटी के लिए किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अकाउंट्स में जो वर्तमान में अकाउंट्स का स्वरूप है वो ऐसे ही नहीं बन गया। प्राचीन समय में जब अकाउंट्स का प्रयोग करना प्रारंभ किया गया होगा, लेखा पुस्तकें रखने का कॉन्सेप्ट आया होगा, तो उस समय बहुत सारी कमियां उसमें रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे उसमें एक्टिविटी या अवधारणा उसमें ऐड की जा रही है, उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, समानता रहे। तो आज हम यदि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात प्रारंभ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना आवश्यक है कि इसकी आवश्यकता क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की आवश्यकता को मुख्य रूप से इसीलिए डिफाइन किया गया है ताकि आपके अकाउंटिंग प्रोसेस से इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सके, उसमें एक क्लियर विजन हो और वो इंफॉर्मेशन ना केवल आपको इंफॉर्मेटरी हो बल्कि मीनिंगफुल हो, रिलायबल हो और कंपैरेबल हो। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इसमें लिए गए हैं। कॉन्सेप्ट को मुख्य रूप से तय करने के लिए भारत में जो अकाउंट्स की सर्वोच्च संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, इसको मानक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है और इसके द्वारा जो मानक निर्धारित किए जाते हैं उन मानक के आधार
होते हैं। प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने के लिए AICPA ने परिभाषित किया है अ जर्नल लॉ और रूल एडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल ग्राउंड ऑन बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। मीन्स ऐसे सामान्य नियम या कानून जो गतिविधि के दौरान उसको पूर्ण करने के लिए आवश्यक थे, उनको यहाँ सिद्धांत के रूप में या अवधारणा के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। ऐसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो इनको बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में उन कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है जो अकाउंट्स को तैयार करते समय आने वाली नीड या बेसिक्स के आधार पर इसमें ऐड हुए हैं। जैसे कल मैंने आपको वोकेबल दी, जब मैं पढ़ा रहा था तो एक वर्ड आपको डिफाइन किया था एंटिटी। एंटिटी मीन्स लीगल स्ट्रक्चर या नेचुरल स्ट्रक्चर। कल जैसे मैं आपको बता रहा था, नेचुरल स्ट्रक्चर मीन्स हाड़ मांस का पुतला, हिंदी में यदि हम कहें आप और हम, तो ये एक सेपरेट एंटिटी रखते हैं जिसको प्राकृतिक मानव कहा जाता है। वो प्राकृतिक नेचुरल एंटिटी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंटिटी होते हैं जिनको एस्टेब्लिश बाय द लॉ होते हैं। एस्टेब्लिश बाय द लॉ मीन्स कानून द्वारा बनाए गए व्यक्ति। कानून द्वारा बनाए गए व्यक्ति, कल मैं इसको पहले भी आपको डिफाइन कर चुका हूँ। क्या बताया था कि ऐसे कानून के माध्यम से जिनको व्यक्ति की मान्यता दी जाती है, कृत्रिम व्यक्ति की मान्यता दी जाती है, ऐसे व्यक्तियों को एस्टेब्लिश बाय द लॉ एंटिटी कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स बिजनेस एंड बिजनेस ओनर both are the separate entity. That means business have a separate entity and owner have a separate entity. Business entity means व्यापार भी उसी तरह ट्रांजिट करता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति करता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामान खरीद सकता है, दूसरे व्यक्ति को सामान बेच सकता है, दूसरे व्यक्ति की सेवाएं ले सकता है, दूसरे व्यक्ति को सेवाएं दे सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारा व्यापार भी किसी अन्य व्यक्ति से, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे एस्टेब्लिश बाय द लॉ हो, दोनों के साथ ही क्या कर सकता है, ट्रांजिट कर सकता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जो बिजनेस कर रहा है वहाँ हम बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग ऐसा नहीं कहता। अकाउंटिंग में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये डिफाइन करता है कि बिजनेस सेपरेट विथ हिज ओनर। सेकंड होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स हर एक बात जो मनी से मेजर्ड होती है, मतलब जिनको रुपयों में या राशि में काउंट किया जा सकता है, वही अकाउंटिंग का बेस होते हैं, वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में शामिल होते हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि रामलाल ने दुकान में पोंछा लगाया,
ये मैटर ऑफ बिजनेस है, बट मैटर ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। मैटर ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा? रामलाल ने दुकान में पोंछा लगाया, जिसके बदले व्यापारी ने उसको 10 रुपये भुगतान किए। तो ये क्या बन गया? ये आपका बिजनेस का मैटर होने के साथ साथ अकाउंट्स का मैटर भी हो गया। मतलब दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन and happening is an organization which can be expressed in term of money, such as sale of goods, of payments of expense or receipts of income. Means वही ट्रांजेक्शन जिनको मॉनेटरी टर्म में हम थर्ड वन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। कैसे मिलता जुलता है? अरे भाई, जब हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस की एंटिटी सेपरेट होती है और व्यापारी की एंटिटी सेपरेट होती है। मान लीजिए कोई बिजनेस श्यामलाल ने स्टार्ट किया। श्यामलाल ने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, श्याम ट्रेडर्स स्टार्ट करके वो चले गए। तो श्यामलाल के जाने के साथ श्याम ट्रेडर्स खत्म हो जाएगा? नहीं, उसका बेटा, उसका भाई या अन्य कोई रिलेटिव उस बिजनेस को ऑपरेट करता रहता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशनल इंडेफिनेटली। मतलब व्यापार कितने समय तक चलेगा ये तय नहीं होता है, और इसीलिए इसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहा जाता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट assumption of accounting as it provides the very basis for showing the value of assets in the balance sheet. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण ही बिजनेस में एंगेज एसेट्स की वैल्यू काउंट होती है। तो 3 अभी हम कॉन्सेप्ट की बात किए हैं। फर्स्ट वन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ओनर एंड बिजनेस की सेपरेट एंटिटी होती है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें ईच ट्रांजेक्शन दोज एज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम अ बिजनेस continue to carry out its operational indefinitely period. Fourth is accounting period concept. Previous concept going concern concept क्या कहता है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता है, वो भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। तो जब कोई बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए चल रहा है और हम उस इनडेफिनेट पीरियड में अकाउंट्स बुक तैयार कर रहे हैं, तो यह तय कर पाना कठिन हो जाता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका कोई एक पीरियड लॉकडाउन किया जाए। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी पीरियड जो 12 महीने की अवधि का हो या 6 महीने की अवधि का हो, वो सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड के रूप में होना चाहिए, ताकि हम उस समय के पूरा होने पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके फाइनल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार कर सकें। Accounting period refer to the span of time at the end of which the financial statement of an enterprise are prepared. जैसा मैं बता रहा था आपको कि भाई
ये कैसे तय होगा कि हम अकाउंट्स को इनडेफिनिट पीरियड के लिए तैयार करते जा रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेटरी नहीं हो सकते। इन्फॉर्मेटरी होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका एक पीरियड डिसाइड हो, और जब हम पीरियड डिसाइड करते हैं तो वो पीरियड क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है। और उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन पाते हैं कि व्यापार में हमने कितना लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है, कितने हमने एक्सपेंस किए थे, कितने हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं। तो ये था आपका चौथा कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब आता है नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस, which include cost of acquisition, transportation, installation and making the assets ready to use। क्या मतलब है? मतलब यह है कि हम जब कोई एसेट बिजनेस के लिए परचेज करते हैं तो उसका परचेज प्राइस अलग होता है। परचेज प्राइस के साथ साथ उस एसेट्स को ऑपरेशनलाइज करने तक जो एक्सपेंस होते हैं वो उसके प्राइस के साथ ऐड करके जो कॉस्ट बनता है वह कॉस्ट उस एसेट का कॉस्ट काउंट होता है। ये कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कैसे भाई, समझ ही नहीं पड़ा? तो बताता हूँ आपको। होता क्या है कि हम कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों को हम परचेज करते हैं। 2 लाख रुपए की हम मशीन लाए तो मशीन का परचेज प्राइस 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए की मशीन आप पा गए, लेकिन वो मशीन तब तक यूज में नहीं आ सकती जब तक कि आप वेंडर के यहाँ से उठाकर अपने फैक्ट्री कंपाउंड में लाकर उसको फिट करके स्टार्ट नहीं कर देते। तो जो एसेट वेंडर से परचेज करके ऑपरेशनल होने तक हम उस पे जो एक्सपेंस करते हैं वह उस एसेट का कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड अमाउंट होता है। ये कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैसे एक कहावत हम सुने हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चित होता है, एक पट होता है। ऐसे ही बिजनेस में जहां आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं उसी रेशियो में उसके पैरेलल आपके लायबिलिटीज भी इंक्रीज होते हैं। मतलब डुअल एस्पेक्ट्स देता है। डुअल एस्पेक्ट्स इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। It's provide that very basis of recording business transaction in the books of accounts. This concept states that every transaction has a dual or two-fold effect and should therefore be recorded in 2 places. क्या बताए हैं कि जैसे ही आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं वैसे ही आपके लायबिलिटीज भी इंक्रीज होते हैं। एसेट्स डिक्रीज के साथ लायबिलिटी डिक्रीज हो जाते हैं। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट के लिए बात। ईच ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस अफेक्टेड 2 साइड्स। हाँ, 2 साइड्स इफेक्ट करती हैं। कैसे इफेक्ट करती हैं? अरे भाई, मैं पेन लेने स्टेशनर्स के पास गया, उसने मुझे पेन दिया, मैंने उसको पैसा दिया।
एक ट्रांजेक्शन में वन साइडेड टू इफेक्ट हुए। मेरा स्टॉक कम हुआ लेकिन कैश बढ़ गया, कस्टमर को स्टॉक मिल गया लेकिन उसका कैश कम हो गया। तो ये डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मतलब वसूली की अवधारणा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन required that the revenue for a business transaction should be included in the accounting records only when it is realized. कोई भी इनकम जब तक हम एक्चुअली अर्न नहीं कर लेते हैं तब तक वो बिजनेस अकाउंट्स का मैटर नहीं बन पाते। नहीं समझ आया? एक बार रिपीट करता हूं। The concept of realization that the revenue for a business transaction should be included in the accounting record only when it is realized. Here arise two questions in mind. Is termed as revenue and the other when the revenue is realized. Revenue अर्न होने पर ही बिजनेस का अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनती है। कैसे? हमें राम से पैसा लेना है, राम से पैसा लेना है, ये क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली रिसीव तो नहीं हुआ। नहीं, तो जब तक वह रिसीव नहीं होता है तब तक वह आपका अकाउंटिंग मैटर नहीं है और इसीलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। Matching concept. The process of ascertain the amount of profit earned or the loss incurred during a particular period involve deduction of related expense from the revenue earned during the period. It states that expense incurred in an accounting period should be matched with revenue during the period. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपकी रेवेन्यू पर होता है। रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में हम रिसीव करते हैं। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल देता हूँ। आप जैसे आपके यहाँ दुकान में इंगेज व्यक्ति को सैलरी देते हो। सैलरी क्या है? आपका एक्सपेंस है। वो सैलरी किस नेचर की है? ऐसा तो नहीं है कि आपको एक बार देना है फिर देना ही नहीं है। नहीं, आप जब तक उससे सर्विस को लेते हैं तब तक आपको वो सैलरी पे करनी है और वो सैलरी किस नेचर का हो गया? रेवेन्यू नेचर का हो गया। लेकिन जब आप कोई एसेट खरीदते हो और उसको रीपे करते हो तो वो वन टाइम आपको पे करना है और इसीलिए वो कैपिटल नेचर का बन जाता है। इस आगे हम रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के बारे में बात करेंगे। अभी हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है उसको जब हम सेल करते हैं तो सेल करने में होने वाले जो एक्सपेंस होते हैं वो सभी रेवेन्यू एक्सपेंस को उसके नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करते समय उससे डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को हम यदि यहाँ बात करें, अकाउंट्स हम कहीं के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं प्रीवियस क्लास में आपको ये बता चुका हूँ कि अकाउंट्स तैयार करने के पीछे जो मोटिव होता है वो होता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर future aspects growing of business, for compare with other business,
मीन्स इन वन वर्ड accounts prepare for providing information to his owner for his growing business purpose. तो ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्ट मैनर. तो जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि उन ट्रांजेक्शन्स से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम काउंट कर सकें. हाय अर्पित, कैसे हो? फिर से क्लास स्टार्ट कर दी हमने. आवाज तो आती ही नहीं है ऐसा. तो आज हमने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की. कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. आई होप सो. थैंक यू अर्पित. कहाँ हो अभी? ये कॉन्सेप्ट आप लोग रीड करिए, लर्न करिए. कल की क्लास के बाद हम, अभी आपको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि थ्योरी, बट मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तब तक आप प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं. न्यूमेरिक वे में तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब आप एक्चुअली वर्कआउट करेंगे, जब आप फील्ड में जाके काम करेंगे, किसी ऑफिस में अकाउंटिंग करेंगे, तो वहाँ आपके यदि थ्योरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको उनको फेस करने में, अकाउंटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है. इसीलिए ये थ्योरी क्लासेस अभी तो कि आप सभी को ये क्लास में कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा. आप इन कॉन्सेप्ट को लर्न करके हो सके तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और लर्न करने के बाद कल हम इसको फिर से रिपीट कर देंगे आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट कठिन हो जाता है. आगे इसमें एक छोटा सा पार्ट और है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो जैसे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे वैसे ही सिस्टम की बात करते हैं. हम जब बैंक जाते हैं तो हर एक काम के लिए हमको एक स्लिप भरनी होती है. जब हम इसके विपरीत किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं तो वहां हमें पैसा देना है और हम माल प्राप्त कर लेते हैं. बैंकिंग का सिस्टम अलग होता है, महाजनी का सिस्टम अलग होता है, कंपनीज का सिस्टम अलग होता है. तो कहने का मतलब ये है कि इस अकाउंटिंग सिस्टम्स को संस्थाएं अपने हिसाब से डेवलप करती हैं. बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिक 2 अकाउंटिंग सिस्टम आपके प्रोबेबली यूज में आते हैं. एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम मोस्टली उन बिजनेस के लिए अच्छा होता है जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन कैश में होता है. ऐसे बिजनेस जहां पर ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट दोनों ही मोड में होते हैं, उन बिजनेस के लिए और कंपनी बिजनेस के लिए वो डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ किया जाता है. और डबल एंट्री सिस्टम में
कैश और क्रेडिट दोनों ही प्रकार के ट्रांजैक्शंस को ऐड किया जाता है। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम जो अभी देखिए, मैं इसीलिए थ्योरी की बात कर रहा था, अब भी अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं, डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि ईच ट्रांजैक्शन अफेक्टेड टू साइड ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? सपोज यू सेल अ गुड ऑफ ₹10,000, तो यहाँ आपका स्टॉक कम हुआ बट कैश इंक्रीज हुआ। तो दोनों अफेक्टेड साइड को रिकॉर्ड करने के लिए जिस अकाउंटिंग मेथड का हम यूज करते हैं वो होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में मैंने बताया। सिंगल एंट्री सिस्टम मोस्टली कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग जो हमारे छोटे बिजनेस होते हैं, जो डे टू डे अकाउंटिंग नहीं कर सकते या अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करना उनके लिए कठिन होता है, तो वो दिन भर में जितना रिसीव होता है उस रिसीविंग को ही लिख लेते हैं, तो वो उनका सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। हमारी जो 11th के सिलेबस की बुक है वो पूरा डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड बुक है। तो डबल एंट्री सिस्टम को जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको डिस्क्रिप्टिव मोड में आगे आपको बताऊंगा। अब बात आती है कि अकाउंटिंग किस बेस पर होती है। अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस पर यदि हम समझें तो दो सिस्टम मैंने आपको बताए, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। ऐसे ही जब सिंगल एंट्री सिस्टम होता है तो वो किस बिजनेस के लिए होता है? कैश बेसिस के लिए। और डुअल एंट्री सिस्टम किसके लिए यूज करते हैं हम? कैश और क्रेडिट के लिए, जो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए। तो जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो आपके दो ही होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस मीन्स कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये आज हमने 3 बातें यहाँ पर की हैं। पहला कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, दूसरा सिस्टम के बारे में बात की और तीसरा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात की। आज हम अपनी क्लास यहीं ओवर करते हैं। इन तीनों थ्योरिकल पोर्शन को आप कंप्लीट करके रखिएगा। आगे कल जब हम बात करेंगे, कल जब हम रीजॉइन होंगे, तो हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसकी शुरुआत हम करेंगे। कैसे अकाउंट होता है, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, किन के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सभी चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। सभी को गुड नाइट।